All. Welcome to Move to Study. This is the video for Class 8 ICSE History and Civics, Effective History and Civics book by Beta Publication, जिसका चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म। इसका ऑलरेडी पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। अगर आपने ना देखा हो तो पहले वो पार्ट आप देख सकते हैं। ये उसका सेकंड पार्ट है, उसी के कंटिन्यूशन में है। राजा राम मोहन रॉय के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। विद्यानंद सागर के बारे में भी डिस्कशन हो गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी और आपके स्वामी विवेकानंद, इन चार के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। आज हम ज्योतिबा फूले से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, जिससे आपकी कोई भी वीडियोस मिस ना हो। तो आज बात करते हैं ज्योतिबा फूले। Jyotirao Govindarao Phule, popularly known as Jyotiba Phule, was a prominent social reformer and thinker of 19th century. ज्योतिबा फूले का पूरा नाम था ज्योतिराव गोविंद राव फूले और ये उस वक्त के एक जाने माने सोशल रिफॉर्मर थे। अभी तक हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं, हम लोग उस वक्त में 19th सेंचुरी में जो जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उनके बारे में पढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने समाज को सुधारने के लिए काम किया था, उन्हीं से रिलेटेड पूरा डिस्कशन चल रहा है। तो उसमें ये एक नया नाम आके आपके सामने भी आया है, ज्योतिबा फूले। ये भी उस वक्त के बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। ही लेड द मूवमेंट अगेंस्ट प्रिवेलिंग कास्ट रिस्ट्रिक्शन इन इंडिया। इन्हीं ने जो मूवमेंट स्टार्ट करा था, जो इंडिया में कास्ट का चक्कर चलता था कि अपर कास्ट लोअर कास्ट, अपर कास्ट वाले लोअर कास्ट को नहीं मिलते थे, तो उस रिस्ट्रिक्शन को इन्हीं ने ख़त्म करने के लिए मूवमेंट चलाया था। He revolted against the domination of Brahmins and struggled for the right of peasants and other lower caste people. अब इन्हीं ने ये जो जो अपर कास्ट ब्राह्मण होते थे उस वक्त इंडिया में, वो जो गरीब तबका होता था, गरीब किसान जो होते थे और जो लोअर कास्ट पीपल होते थे, उनको बड़ी हकारत की नज़र से देखता था। मतलब उनको गलत बेकार समझते थे वो लोग, और वो अपर कास्ट अपने आप को ऊंचा समझता था और गरीब किसानों को बेकार समझता था। तो उसके खिलाफ इन्हीं ने आंदोलन करे थे, मूवमेंट चलाए थे कि इंडिया से कास्ट का जो चक्कर है, कास्ट सिस्टम है, वो पूरी तरह ख़त्म हो जाए। He was also a pioneer for women education in India and fought for education of girls throughout his life. और उन्हीं ने वुमेंस एजुकेशन पे भी बहुत ज़्यादा काम किया था, और जो और लड़कियों की एजुकेशन है उसके लिए पूरी ज़िंदगी उन्हीं ने लगा दी थी अपनी, कि लड़कियों को हिंदुस्तान में एजुकेशन मिले। ज्योतिबा फुले वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द थॉमस पेन फेमस बुक द राइट ऑफ मैन। ज्योतिबा फूले एक किताब थी, थॉमस पेन ने लिखी थी, उसका नाम था राइट ऑफ मैन। उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। ही बिलीव दैट द इनलाइटमेंट ऑफ द वुमेन एंड द लोअर कास्ट पीपल वाज ओनली सॉल्यूशन टू कॉम्बैट द सोशल एविल। उनको लगता था कि अगर समाज में जो बुराई है उसको आपको हटाना है, तो औरतों का स्टेटस आपको बढ़ाना पड़ेगा। यानी औरतों को इनलाइटमेंट का मतलब ये है कि औरतों का स्टेटस बढ़े, उनको एजुकेशन मिले, उनका जो समाज में अधिकार है उनको अधिकार मिले। और जो लोअर कास्ट बंदे हैं, जो लोअर कास्ट पीपल है, उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, उनको भी उनका अधिकार मिले। तो जब तक ये दो चीज़ें नहीं होंगी तब तक समाज से बुराई ख़त्म नहीं होगी। Jyotiba's quest for providing women and girls with the right to education was supported by his wife सावित्री बाई फूले। और जो इन्हीं ने ये कदम उठाया औरतों को और लड़कियों को एजुकेशन मिले, उसका पूरा सपोर्ट करा उनकी धर्मपत्नी ने, सावित्री बाई फूले ने। ज्योतिबा एस्टैब्लिश अ गर्ल स्कूल एंड आस्क हिज वाइफ टू टीच द गर्ल इन द स्कूल। अब उन्हीं ने क्या किया कि एक लड़कियों के लिए स्कूल खोला और अपनी वाइफ से कहा कि आप उस स्कूल में लड़कियों को पढ़ाएं। लेटर ही ओपन टू मोर स्कूल फॉर द गर्ल एंड इंडिजीनियस स्कूल फॉर द लोअर कास्ट। उसके बाद उन्होंने दो और स्कूल खोले लड़कियों के लिए, और जो लोअर क्लास तबका था उसके लिए भी एक स्कूल उन्होंने खोला। Jyotiba realized the pathetic condition of the widows and established ashram for young widows and eventually became the advocate of the ideas of the widow remarriage. अब ज्योतिबा ने उस टाइम देखा कि हिंदुस्तान में क्या बेकार सी कंडीशन चल रही है, जो विधवा औरतें हो जाती थी उनके लिए फिर उन्हीं ने वहाँ पे आश्रम खोला। जो यंग लड़कियाँ थीं और जल्दी शादी हो जाती थी और वो विधवा हो जाती थी, उनके लिए उन्हीं ने वहाँ पे आश्रम खोला। और उसके बाद जो विडो रीमैरिज का आइडिया था उसको भी उन्हीं ने बहुत बढ़ावा दिया। ज्योतिबा अटैक द ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण एंड अदर अपर कास्ट। उनका मेन टारगेट उन्होंने किसको अटैक करा था? जो पुरानी सोच के ब्राह्मण थे उनको, और जो अपर कास्ट था उस वक्त इंडिया में, जो अपने आप को ऊंची जाति मानते थे, उनको उन्होंने अटैक किया। अटैक का मतलब है उनके खिलाफ आंदोलन किया। ही कैंपेन अगेंस्ट द
author authoritarianism of the upper class people and urged the peasant and the proletariat to defy the restriction imposed upon them. अब उन्हीं ने क्या किया कि जो अपर कास्ट बंदे थे उनके खिलाफ उनका आंदोलन था। जैसे मैंने बताया कि जो ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण होते थे, तो जो किसान होते थे वो उनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन लगाते थे, उस रिस्ट्रिक्शन के खिलाफ वो आंदोलन उनका चलता था। तो उन्हीं ने बेसिकली जो मेन मुद्दा था उनका यही था कि जो लोअर कास्ट बंदे हैं, जो गरीब बंदे हैं, उनको उनका अधिकार पूरी तरह से मिले। ही ओपन होम टू पीपल फॉर ऑल कास्ट एंड बैकग्राउंड। उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे, चाहे वो किसी भी जाति का बंदा हो उसके लिए, और किसी भी बैकग्राउंड से हो उसके लिए उनके घर के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। ही वॉज अ बिलीवर इन जेंडर इक्वालिटी एंड ही exemplified his belief by involving his wife in all social reform activities। वो बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे जेंडर इक्वालिटी में, मतलब मेल फीमेल में वो कोई फ़र्क नहीं समझते थे। वो इक्वालिटी में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, और इस बात से भी साबित होता है कि उनके हर रिफॉर्म में, हर मूवमेंट में उन्होंने अपनी बीवी को अपने साथ ज़रूर रखा। ज्योतिबा फूले फॉर्म द सत्य शोधक समाज। उन्हीं ने फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना करी। Jyotiba Phule devoted his entire life for the liberation of untouchability from all type of exploitation। और अपनी पूरी लाइफ उन्हीं ने दे दी कि जो हिंदुस्तान में छुआछूत है, ऊंची जात नीची जात, उन सबको किसी तरह से हिंदुस्तान से हटाया जाए। ज्योतिबा was honored with the title of Mahatma। He wrote 2 books, सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एंड गुलामगिरी। फिर उनको महात्मा के टाइटल से नवाजा गया और उन्होंने 2 किताबें लिखी जिसका नाम था सार्वजनिक सत्य धर्म पुस्तक एंड गुलामगिरी। इसके बाद पढ़ते हैं एनी बेसेंट के बारे में। एनी बेसेंट कौन थी? ये भी उस वक्त की एक सोशल रिफॉर्मर थी। एनी बेसेंट वॉज अ ब्रिटिश सोशलिस्ट थियोसोफिस्ट वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट। अब ये एक ब्रिटिशर्स थी और सोशल एक्टिविस्ट थी, और वुमेन्स राइट्स के लिए ये लड़ती थी, एक्टिविस्ट थी। राइटर, ओरेटर एंड सपोर्टर ऑफ आयरिश एंड इंडियन सेल्फ रूल। राइटर भी थी, ओरेटर भी थी, और सपोर्ट कर दी थी उस वक्त इंडिया को, इंडियंस को। जो इंडियंस उस टाइम डिमांड कर रहे थे ना, सेल्फ रूल की, इंडिपेंडेंस चाहिए हमें, स्वराज चाहिए अंग्रेज़ों से, तो ये इंडियंस को फुल सपोर्ट कर रही थी। शी बिकेम अ मेंबर ऑफ अ थियोसॉफिकल सोसाइटी एंड द प्रोमिनेंट लेक्चर ऑन दिस सब्जेक्ट। फिर वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की मेंबर बन गई और उसके बाद उस पर प्रोमिनेंट लेक्चरार भी बनी इसी सब्जेक्ट पर। एज अ पार्ट ऑफ हिज थियोसॉफी रिलेटेड वर्क शी ट्रैवल टू इंडिया। अब अपने इसी मकसद से, जो उनका सब्जेक्ट था थियोसॉफी, इसी थियोसॉफी सब्जेक्ट पे वो इंडिया आई। तो जब वो इंडिया आई इन 1907 शी बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी, और 1907 में उनको थियोसॉफिकल सोसाइटी का प्रेसिडेंट बनाया गया। हुज इंटरनेशनल हेडक्वार्टर वन इन अदरार मद्रास। तो जिसका इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कहाँ था? अदयार मद्रास, जो अब चेन्नई हो गया है। इनफैक्ट द थियोसॉफिक मूवमेंट ग्रो इन इंडिया एज अ रिजल्ट ऑफ द लीडरशिप गिवन टू इट बाय द मिसिस एनी बेसेंट। और फिर इंडिया में भी ये जो इनका मूवमेंट था, थियोसॉफिक मूवमेंट था, ये बहुत तेज़ी से ग्रो होने लगा। उसका मेन मकसद यही था कि एनी बेसेंट को जब उसकी लीडरशिप दे दी गई थी, वो प्रेसिडेंट बन गई थी, तो उनके अंडर में थियोसॉफिक मूवमेंट इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा था। द थियोसॉफिस्ट एडवोकेटेड द रिवाइवल ऑफ एंशिएंट रिलीजन ऑफ हिंदू, बुद्धिज्म एंड ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म। अब थियोसॉफिक्स करते क्या थे? वो बेसिकली उनका मेन मकसद ये था कि जो हिंदुस्तान का एंशियंट रिलीजन है, यानी हिंदुज़म का जो एंशियंट रिलीजन है उसको दोबारा ज़िंदा किया जाए। बुद्धिज़्म का जो रिलीजन है पुराना, उसको दोबारा ज़िंदा किया जाए। और ज़ोरोएस्ट्रियनिज्म का जो भी पुरानी प्रथाएं हैं, जो वेद पुराण में जो होता चला आ रहा है, उन सबको दोबारा से ज़िंदा किया जाए और रिवाइव किया जाए। दे प्रीच द यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ मैन। वो भाईचारे पे बिलीव करते थे बहुत ज़्यादा। एनी बेसेंट बिलीव दैट द प्रेजेंट प्रॉब्लम ऑफ इंडिया कुड बी सॉल्व बाय रिवाइवल ऑफ देयर एंशिएंट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूट। अब एनी बेसेंट को ये लगता था कि हिंदुस्तान में जो इस वक्त कंडीशन है वो तभी सॉल्व हो सकती है जब हिंदुस्तानी अपने पुराना धर्म, यानी जो एंशिएंट उनके रीति रिवाज थे, उसको दोबारा से वो ज़िंदा करें, वेद पुराण का सहारा लें, और उसको अपने अपने रिलीजन्स को पूरी तरह से फिर से मजबूत करें, तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। She started the Central Hindu School in Banaras as a chief mean of achieving his object। इसी ऑब्जेक्ट को हासिल करने के लिए उन्होंने बनारस में एक स्कूल स्टार्ट किया जिसका नाम था सेंट्रल हिंदू स्कूल, जिसका मेन मकसद यही था कि हिंदुज़म की जो पुरानी प्रथाएं हैं उनको दोबारा रिवाइव किया जाए।
The society opened school for boys, for women, for depressed classes and encouraged participation in the boy scout movement. अब इस सोसाइटी ने क्या करा कि स्कूल खोले, लड़कों के लिए खोले, लड़कियों के लिए खोले, और जो डिप्रेस क्लास था, जो ऐसा तबका था जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस था, उसके लिए स्कूल खोले। इनकरेज करा उनको पार्टिसिपेट करने के लिए। जो बॉय स्काउट मूवमेंट होते थे, उस मूवमेंट में इनकरेज किया गया कि उसको पार्टिसिपेट करें आप सब लोग। द सोसाइटी अपोज चाइल्ड मैरिज, एडवोकेट abolition ऑफ द कास्ट, अपलिफ्टमेंट ऑफ आउटकास्ट एंड द इम्प्रूविंग कंडीशन ऑफ द विडोज। अब इन्हीं ने भी वही सब काम करे जो इससे पहले रिफॉर्मर्स कर रहे थे। चाइल्ड मैरिज को इन्होंने अपोज किया। जो कास्ट सिस्टम इंडिया में चल रहा था, उस कास्ट सिस्टम को इन्होंने हटाया कि उस कास्ट सिस्टम के ख़िलाफ़ बोली। अपलिफ्टमेंट ऑफ इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ विडोज़, और जो विडोज़ थी उनकी कंडीशंस को अच्छा करने के लिए काम किया। द थियोसॉफिकल सोसाइटी प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन अराउजिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड द नेशनलिज्म अमंग द इंडियन। अब इस सोसाइटी ने एक बहुत अच्छा रोल प्ले करा था, जो इंडियंस थे उनके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्ट किया था, उनको इनकरेज करा था, और उनके अंदर देशभक्ति की फीलिंग जगाई थी। नेशनलिज्म अमंग द इंडियन। एनी बेसेंट बिकेम इन्वॉल्व इन द पॉलिटिक्स इन इंडिया एंड ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसके बाद एनी बेसेंट इंडिया की पॉलिटिक्स में उतरी और इंडियन नेशनल कांग्रेस को उन्होंने ज्वाइन कर लिया। When World War One broke out in 1914, she helped launch the Home Rule League to campaign for democracy in India and dominant status within the empire. जब वर्ल्ड वॉर वन हुआ था 1914 में, उन्हीं ने क्या करा, होम रूल लीग को लॉन्च किया। उस कैंपेन में क्या था, उस कैंपेन में इंडिया की फाइट चल रही थी ब्रिटिशर से। इंडिया मूवमेंट कर रहे थे इंडियंस, उनको चाहिए था स्वराज। तो अपना डेमोक्रेटिक हक वो ब्रिटिशर से मांग रहे थे और उनको डोमिनियन स्टेटस चाहिए था। तो उन्हीं ने होम रूल लीग की स्थापना करी थी, जिससे कि इंडियंस बढ़ चढ़ के ब्रिटिशर से अपना डोमिनियन स्टेटस का जो हक मांग रहे थे, स्वराज उनको चाहिए था कि सेल्फ गवर्नमेंट, इंडिया की अपनी खुद की गवर्नमेंट हो और ब्रिटिशर्स उस गवर्नमेंट को ना चलाएं। दिस लेड टू हर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन लेट 1970। इसकी वजह से ही जब इंडियन नेशनल कांग्रेस की उनको प्रेसिडेंट ही बनाया गया 1917 में, उनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। शी फॉट फॉर द कॉज शी थॉट वर राइट, स्टार्टिंग विद द फ्रीडम ऑफ थॉट्स, वुमेन्स राइट्स, सेकुलरिज्म, बर्थ कंट्रोल, फ्रीडम, सोशलिज्म एंड वर्किंग राइट्स। वो उस काम के लिए लड़ाई करती थी, या जंग करती थी, या मूवमेंट करती थी जो उनको लगता था वो सही है। तो फ्रीडम ऑफ थॉट्स, वुमेंस राइट्स के लिए उन्होंने आंदोलन करे, सेकुलरिज्म के लिए के, बर्थ कंट्रोल, फेबियन सोशलिज्म और वर्कर्स राइट्स, इन सब के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाए। वीर सलिंगम कंदुकुरी। अब वीर सलिंगम कंदुकुरी कौन थे? वॉज अ रिनोन स्कॉलर, द सोशल रिफॉर्मर। वो भी एक बहुत जाने माने स्कॉलर थे और एक सोशल रिफॉर्मर थे। ही स्टूड स्ट्रांगली फ्रॉम द सोशल कॉज लाइक विडो रीमैरिज, एबोलिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज। इन्हीं ने भी विडो रीमैरिज पे बहुत काम करा, इसके खिलाफ खड़े हुए, वो इसके सपोर्ट में खड़े हुए, और जो चाइल्ड मैरिज का था उसके खिलाफ खड़े हुए। चाइल्ड मैरिज को अबॉलिश किया और विडो रीमैरिज को सपोर्ट किया। ही स्ट्रांगली अपोज द एग्जिस्टेंस ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द सोसाइटी। जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम चल रहा था, उस कास्ट सिस्टम को भी इन्हीं ने अपोज किया कि कोई भी अपर कास्ट और लोअर कास्ट जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती। क्रिटिसाइज मिसकॉन्सेप्शन, जो मिसकॉन्सेप्शन इंडियंस में चल रहे थे उसको इन्होंने क्रिटिसाइज़ करा, उसको हटाने की कोशिश करी। कंडेम रिलीजियस मिसबिलीव, और जो रिलीजन में मिसबिलीव होते उनको भी, जो गलत चीज़ों पे लोग बिलीव करते थे उनको भी हटाया इन्होंने, उस पर भी कंडेम करा। अपोज ब्राइबरी अमंग्स द गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अब उस वक्त जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ रिश्वत लेते थे, इन्होंने उसके खिलाफ भी बहुत से मूवमेंट करे। वीर सलंगम कंदुकुरी वॉज बोर्न इन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली इन राजामुंड्री आंध्र प्रदेश। वो राजामुंड्री आंध्र प्रदेश में पैदा हुए थे, एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली में। वीर सलिंगम वॉज एडवोकेट ऑफ सोशल रिफॉर्म, स्पेशली दोज कंसर्न विद द एजुकेशन फॉर द वुमेन एंड द रीमैरिज ऑफ वुमेन विडोज। अब वो किस चीज़ को सपोर्ट करते थे? वो बेसिकली वुमेन्स एजुकेशन को उन्होंने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और जो विधवा की दोबारा शादी कराना, विडो रीमैरिज, उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया था। ही इस्टेब्लिश अ गर्ल स्कूल इन धवलेश्वरम इन 1874। उन्होंने एक गर्ल्स स्कूल बनाया धवलेश्वरम में, कब? 1874 में। ही स्टार्टेड अ तेलुगु जर्नल एंड बिगैन राइटिंग फॉर वुमेन। उन्होंने एक तेलुगु जर्नल शुरू करी और उसमें औरतों के लिए आर्टिकल्स लिखना चालू कर दिए। लेटर ही स्टैब्लिश अ मैगजीन टाइटल विवेकावर्धिनी। विवेकावर्धिनी मैगजीन उन्होंने बाद में
लिखी, स्टार्ट करी एक मैगज़ीन जिसका नाम था विवेकावर्धिनी। उसमें क्या था, उसमें औरतों के लिए उन्हें लिखना चालू करा। जो क्रिटिसिज्म होता था, औरतों की स्टेटस को कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उनके बारे में क्या क्या कर सकते हैं, उसके बारे में वो आर्टिकल लिखते थे। और जो क्रिटिसिज्म किया किसका, जो सुपरस्टिशन था यहाँ पे, अंधविश्वास जो चल रहा था इंडिया में, उसको क्रिटिसाइज करा। और जो करप्शन चल रहा था गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में, उसके खिलाफ भी उन्होंने उसमें लिखना चालू करा। He established his own press as Rajamundry and launched another magazine titled सतीहिता बोभिनी। अब उन्हीं ने अपनी खुद की वहाँ पे प्रेस खोली, कहाँ पे, राजा मुंदरी में। वहाँ पे एक और मैगजीन स्टार्ट करी जिसका नाम था सतीहिता बोभिनी। उसमें उन्हीं ने पर्टिकुलरली सिर्फ वुमेंस के बारे में लिखा, वुमेंस के राइट्स के बारे में लिखा। रीमैरिज ऑफ विडो वॉज नॉट अप्रिशिएटेड इन द सोसाइटी ड्यूरिंग दीज डेज। उस वक्त क्या था कि विडो रीमैरिज तो होती नहीं थी, तो ज़्यादातर रिफॉर्मर्स इसके लिए स्टेप्स ले रहे थे कि रीमैरिज हुआ हो। तो ही स्टार्टेड अ रीमैरिज एसोसिएशन एंड सेंड हिज स्टूडेंट ऑल ओवर आंध्र प्रदेश टू फाइंड द यंग मैन विलिंग टू मैरी द वुमेन। तो फिर उन्हीं ने वहाँ पे एक रीमैरिज एसोसिएशन चालू करी, और जो उनके स्टूडेंट्स थे उनको पूरे आंध्रा में उन्होंने भेजा और उनसे कहा कि जाओ देखो, कोई ऐसे नौजवान लड़के हों जो विधवाओं से शादी करने को तैयार हो तो उनको लेके आओ। तो ही अरेंज द फर्स्ट विडो मैरिज इन दिसंबर 1881। तो उन्होंने पहली विडो रीमैरिज कब कराई थी, दिसंबर 1881 में। ही ऑल्सो स्टैब्लिश अ विडो होम। उन्होंने एक विडो होम भी खोला था। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन अप्रिसिएशन ऑफ हिज वर्क कंफर्ड इन द टाइटल ऑफ रॉ बहादुर इन 1893। और इस काम से जब उन ब्रिटिश गवर्नमेंट उनके इस काम से इतना खुश हुई थी कि उनको टाइटल दिया था रॉ बहादुर का 1893 में। इसके बाद बात करते हैं श्री नारायण गुरु। श्री नारायण गुरु वॉज अ स्पिरिचुअल परसेप्टर हु वॉज बियॉन्ड द कन्फाइंस ऑफ द कैस्ट। श्री नारायण गुरु एक स्पिरिचुअल परसेप्टर थे, मतलब धार्मिक व्यक्ति थे, और के कास्ट सिस्टम से वो बिल्कुल परे थे। रविन्द्रनाथ टैगोर सेड द गुरु वॉज द ग्रेटेस्ट स्पिरिचुअल पर्सन डैट ही एवर मेट। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था कि गुरु एक ऐसे स्पिरिचुअल पर्सन है कि सबसे ज़्यादा महान स्पिरिचुअल पर्सन है जिनसे वो आज तक मिले हैं। श्री नारायण गुरु ऑफ केरला वॉज बॉट इन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू एजुकेशन एंड स्पिरिचुअली। अब वो उन्हीं ने क्या किया था, कैसे सोशल ट्रांसफॉर्मेशन लाए थे, एजुकेशन के थ्रू और स्पिरिचुअलिटी के थ्रू वो धीरे धीरे समाज में सोशल ट्रांसफर लाए थे। ही इस्टेब्लिश SNDP श्री नारायण धर्मा परिपालना योगम इन 1903 विच वर्क फॉर टोटल लिटरेसी। और उन्हीं ने एक संस्था मान लें या एक ग्रुप मान लें, उसको इस्टेब्लिश किया जिसका नाम था SNDP श्री नारायण धर्मा परिपालना योनम इन 1903। जो क्या काम करती थी, लोगों की पढ़ाई पे काम करती थी, लिटरेसी पे, लोगों को एजुकेट करने का काम करती थी। टू अपोज कास्ट डिस्क्रिमिनेशन गुरु कंसिक्रेटेड अ नंबर ऑफ टेम्पल विच वर ओपन टू ऑल कास्ट। अब कास्ट को ख़त्म करने के लिए कि इंडिया में कास्ट सिस्टम ख़त्म हो जाए, तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट टेम्पल्स खोले, बहुत जगह मंदिर बनाए, और उन मंदिर में सारे कास्ट अलाउ थे, किसी भी कास्ट का हो, चाहे अपर कास्ट का हो, चाहे लोअर कास्ट का हो, ऊंची जात हो, नीची जात हो, सबको उन्होंने अलाउ कर दिया था। ही ट्रेन द लोअर कास्ट इन रिचुअल ऑफ वर्शिप टू एसोसिएट एट प्रेस इन द टेम्पल एंड सेटिस्फाई द नीड ऑफ द पीपल। उन्होंने लोअर कास्ट बंदों को सिखाया वर्शिप करना, रिचुअल सिखाए, और उनको बनाया, प्रीस्ट बनाया किसी किसी टेम्पल्स में, जिससे कि वो लोगों की नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। ही सिंप्लीफाइड रिचुअल्स ऑफ वर्शिप मैरिज एंड फनरल्स। जो रिचुअल्स होते थे जिसमें वर्शिप में और मैरिज के और फनरल्स के, जो आपके अंतिम संस्कार के और शादी में जो भी होते थे, उनको उन्होंने बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड करा कि जितना सिंपल होगा उतना अच्छा होगा, ज़्यादा टफ ना हो कि हर आदमी इसको सीख सके। His philosophy of one caste, one religion and one God for a man has brought in inter-caste and inter-religious harmony। अब इनकी जो फिलॉसफी थी वो ये थी कि एक कास्ट होना चाहिए, एक धर्म होना चाहिए और एक भगवान होने चाहिए। इस फिलॉसफी पे ये चलते थे। इट इज़ अ फिलॉसफी दैट हैज शेकन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ केरला एंड जनरेटेड अ न्यू सोशल ऑर्डर विदाउट caste एंड रिलीजियस लाइब्रेरी। और इस फिलॉसफी ने उस वक्त केरला को पूरी तरह से हिला दिया, तो नया वहाँ पे समाज तैयार हो रहा धीरे धीरे, जिसमें कोई कास्ट सिस्टम नहीं था और कोई रिलीजियस राइवलरी नहीं थी, मतलब कोई धार्मिक लड़ाई नहीं थी। एक कास्ट है, एक रिलीजन है और एक ही भगवान है। हर आदमी एक भगवान को पूजेगा, एक ही धर्म माना जाएगा और एक ही कास्ट होगा सबका। इसके बाद बात करते हैं सर सैयद अहमद खान की। द मोस्ट इन्फॉर्मेटिव रिफॉर्मर अमंग द मुस्लिम वॉज सर सैयद अहमद खान। अब मुस्लिम में सबसे इम्पोर्टेंट जो रिफॉर्मर्स माने जाते हैं वो हैं आपके सर सैयद अहमद खान। ही वॉज इम्प्रेस बाय द मॉडर्न साइंटिफिक थॉट। और उस वक्त उस ज़माने में जो मॉडर्न साइंटिफिक
तरीके होते थे उससे वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए। ही डिक्लेयर दैट द कुरान अलोन वाज द ऑथोरेटिव वर्क फॉर इस्लाम एंड और अदर स्मार्ट राइटिंग्स आर सेकेंडरी। उन्हीं ने डिक्लेयर करा जो कुरान है वो इस्लाम का मेन मेन किताब मान लेते हैं, वही है, वही एक ऑथोरेटिव वर्क है, और उसके अलावा और जितनी भी इस्लामिक राइटिंग्स हैं वो सेकेंडरी हैं। प्राइमरी जो है वो आपका प्राइमरी उस कुरान था, और ऐसा होता भी है। मुस्लिम में प्राइमरी राइटिंग्स जो है वो हमारी कुरान है, और उसके बाद उसके अलावा और कोई भी इस्लामिक राइटिंग्स है वो सेकेंडरी है। ऑल इज लाइफ ही स्ट्रगल अगेंस्ट ब्लाइंड ओबीडियंस टू द ट्रेडिशन। All his life, he struggled against the blind obedience to the tradition, dependence on the custom, ignorance and the irrationalism. और ये भी अपनी पूरी ज़िंदगी जो भी अंधा लोग फॉलो करते थे ट्रेडिशन को, उसके खिलाफ बोले। कस्टम्स जो बिलीव्स पुराने ज़माने की थी, जो गलत कस्टम्स है, जो गलत बिलीफ थी, उनके खिलाफ ये लड़ते रहे। ही वॉज अगेन फैनेटिज्म एंड नैरो माइंडनेस, जो छोटी सोच होती थी लोगों की, उसके खिलाफ भी ये बोले और ये लोगों को समझाया, एजुकेट करने की कोशिश करी। ब्रॉड माइंड सोच करी कि लोगों की सोच होनी चाहिए, ब्रॉड माइंडेड सोच होनी चाहिए, उसके लिए इन्हें बहुत काम करे। Sir Syed Ahmad Khan believed that the religious and the social life of the Muslim could be improved only by imbibing modern Western scientific knowledge and the culture. उनको लगता था कि मुस्लिम्स की जो लाइफ है वो तभी अच्छी हो सकती है जब वो साइंटिफिक अप्रोच को अपनी लाइफ में लाएं, मॉडर्न चीज़ों को सीखने की कोशिश करें और साइंटिफिक नॉलेज को भी सीखें। जब तक वो धीरे धीरे मॉडर्न नॉलेज को नहीं सीखेंगे उनकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा। ही फाउंडेड स्कूल्स इन मेनी टाउन एंड हैड मैनी वेस्टर्न बुक ट्रांसलेटेड इनटू उर्दू। उन्होंने बहुत से स्कूल्स बनाए दूसरे दूसरे शहरों में, और बहुत सी वेस्टर्न किताबों को उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। ही फाउंडेड एट अलीगढ़ द मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज एज अ सेंटर फॉर स्टडीइंग वेस्टर्न साइंसेज एंड कल्चर। उन्होंने अलीगढ़ में एक कॉलेज खोला जिसको बोलते हैं मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, एज अ सेंटर फॉर स्प्रेडिंग वेस्टर्न साइंसेज एंड कल्चर, जिससे वो वेस्टर्न साइंस और वेस्टर्न कल्चर को स्प्रेड करते थे, यानी लोगों को सिखाते थे उस कॉलेज में या पढ़ाते थे बच्चों को। लेटर द कॉलेज ग्रो इनटू द अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, और इसी को हम लोग आज किस नाम से जानते हैं? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से इसी कॉलेज को जाना जाता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो सर सैयद अहमद खान ने खोला था, वही आज के दौर में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। सैयद अहमद रिफॉर्मिस्ट जील इम्ब्रेस द सोशल स्फीयर, ही अर्ज मुस्लिम टू गिव अ मेडिवल कस्टम। अब उन्हीं ने लोगों को धीरे धीरे रिफॉर्म करने की कोशिश करी सोशल तरीके से, और मुस्लिम से कहा कि जो पुराने कस्टम चले आ रहे थे उन सबको छोड़ें। इन पर्टिकुलरली ही रोड इन फेवर ऑफ रेजिंग वुमेन्स स्टेटस इन सोसाइटी एंड रिमूवल ऑफ द पर्दा सिस्टम एंड इनकरेज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन अमंग द वुमेन। अब उन्हीं ने धीरे धीरे फिर वुमेन्स का जो स्टेटस था मुस्लिम कल्चर में भी उसको बढ़ाने की कोशिश करी, और मुस्लिम सिस्टम में औरतों की एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया कि वुमेंस की एजुकेशन, बहुत ज़्यादा वुमेंस की एजुकेशन होनी चाहिए, और जिससे क्या होगा, उनका स्टेटस बढ़ेगा समाज में और जेंडर इक्वलिटी आएगी। वो औरतें जब पढ़ी लिखेंगी तो धीरे धीरे वो समाज को तब्दील करेंगी। ही कंडेम द कस्टम्स ऑफ पॉलीगैमी एंड इजी डाइवोर्स, और जो पॉलीगैमी का कस्टम था एक से ज़्यादा शादियाँ करने का, उसको उन्हीं ने बहुत ज़्यादा कंडेम किया, उसको बुरा माना, और जो इजी डाइवोर्स, लोग तुरंत जो है डिवोर्स दे देते थे, उसको भी उन्हीं ने कंडेम करा। सिंह सभा, द रेशनलिस्ट एंड द प्रोग्रेसिव आइडियाज ऑफ द 19th सेंचुरी इन्फ्लुएंस द सिक्स कम्युनिटी। अब क्या था, 19th सेंचुरी में जो नए नए आइडियाज़ आ रहे थे उन्हें सिक्स कम्युनिटी जो थी आपकी, सिख कम्युनिटी जिसको बोलते हैं, उसको भी इन्फ्लुएंस किया। द सिंह सभा मूवमेंट वॉज फाउंडेड एट द अमृतसर इन 1873। अब वहाँ पे एक नया मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसको बोलते हैं सिंह सभा मूवमेंट, जो अमृतसर में बना 1873 में। Its objective was to bring to the Sikh community the benefit of the Western education, the learning and the counter and the activities of the Christian majority and the Hindu varieties। अब इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि जो वेस्टर्न एजुकेशन थी वो वेस्टर्न एजुकेशन सिख तक भी पहुँचे, सिख समुदाय को भी वेस्टर्न एजुकेशन मिले और उससे भी वो कुछ सीखें, और जो क्रिश्चियन मिशनरीज की एक्टिविटीज़ थी उनको सीखें और उनको काउंटर करें। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका था कि वेस्टर्न एजुकेशन को सिखाएं अपने सिख समुदाय को। द सिख सभा ओपन अ नेटवर्क ऑफ खालसा स्कूल एंड कॉलेज थ्रू आउट द पंजाब। सिख सभा ने बहुत से स्कूल खोले, खालसा स्कूल्स खोले और कॉलेजेस खोले पंजाब में।
द अकाली मूवमेंट एंड ऑफशोट ऑफ द सिख सभा मूवमेंट बिगैन इन अर्ली 20। इसके बाद स्टार्ट हुआ इनका अकाली मूवमेंट जो सिख सभा से ही निकला था, और कब स्टार्ट हुआ था वो 20th सेंचुरी में। इट्स एम वॉज टू लिबरेट द सिख गुरुद्वारा फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ करप्ट महंत और प्रीस्ट हु एंजॉय द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। उसका अकाली मूवमेंट का मेन एम ये था कि जो सिख के गुरुद्वारे होते थे जो किसी करप्ट प्रीस्ट या महंत के अंडर में है, जो गवर्नमेंट के सपोर्ट पे वहाँ पे प्रीस्ट बन गया, तो उन गुरुद्वारों को ऐसे करप्ट महंत से छुड़ाना, उसका मेन मकसद अकाली मूवमेंट का ये था। अंडर द ग्रोइंग प्रेशर ऑफ द नेशनलिस्ट एंड द गुरुद्वारा अ लॉ वाज पास इन 1925 बाय विच द गुरुद्वारा केम अंडर द कंट्रोल ऑफ द शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी। अब इतना एफर्ट किया गया कि जो गुरुद्वारे उसमें करप्ट बंदे बैठे हैं, जो महान बैठे हैं, उस पे लिए आंदोलन करे गए और उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर किया गया। तो फिर एक लॉ पास हुआ 1925 में कि अब सारे गुरुद्वारे किसके अंडर में आएंगे, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बनी थी, उस कमेटी के अंदर में सारे गुरुद्वारे आएंगे। तो यहाँ तक ये पूरा चैप्टर था सोशल रिफॉर्म्स। आई होप सो आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो आप कमेंट करके सुझाव दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।